गुड मॉर्निंग क्लास 8। 3 चैप्टर्स हम कर चुके हैं, ये चौथा हम शुरू करने वाले हैं। अक्वाइंटेड विद द नाइट, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। टोटल अगर हम देखेंगे तो वी हैव 17 चैप्टर्स, और ये जो पहला फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है जिसमें हम लोग 25% चैप्टर्स करने की कोशिश करते हैं, तो ये करीब 4 चैप्टर्स पे आता है और ये चौथा ही है। तो इस एग्ज़ाम के लिए 4 हम रखेंगे और जो 5वां है उसको हम शुरू करके छोड़ देंगे। तो हमारा जो टाइम है वो सही रहेगा और कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी। चाहे तो हम 5वां भी ख़त्म कर सकते हैं, बट कोई जल्दबाजी नहीं करना है। विल कीप द स्पीड अ बिट लो, थोड़ा सा कम स्पीड रखेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, अक्वाइंटेड विद द नाइट। अक्वाइंटेंस का मतलब होता है जान पहचान होना। अक्वाइंटेंस का मतलब होता है जान पहचान होना, और अक्वाइंटेड का मतलब होता है जिससे जान पहचान हमारी होती है। जैसे आई एम अक्वाइंटेड, आई एम वेल अक्वाइंटेड टू यू, कि मेरी आपसे अच्छी जान पहचान है, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। अक्वाइंटेंस इसी को कहते हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है अक्वाइंटेड विद द नाइट, लिटरेचर में नाइट का अपना एक मतलब होता है। नाइट का मतलब होता है डार्कनेस, अंधेरा। और आप खुद से सोचिए कि अंधेरे का मतलब क्या हो सकता है, खुशी या दुख, निर्भीकता या भय। आप देखेंगे कि अंधेरे का, डार्कनेस का जो मीनिंग होगा वो नेगेटिव इमोशंस के लिए होगा। इसका मीनिंग हो सकता है डर, इसका मीनिंग हो सकता है उदासी, इसका मीनिंग हो सकता है अनिश्चितता, जहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि अंधेरे में हम देख नहीं पाते हैं, तो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। जब हम कहते हैं कि उसका भविष्य अंधकारमय है, इसका मतलब उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। अक्वाइंटेड विद द नाइट का मतलब है अक्वाइंटेड विथ डार्कनेस, अक्वाइंटेड विथ सैडनेस, अक्वाइंटेड विथ सॉरो, अक्वाइंटेड विथ अनसर्टेनिटी। जहाँ चीज़ें सर्टेन नहीं होती हैं, जहाँ अनिश्चितताएं होती हैं, उन चीज़ों से अक्वाइंटेंस हमारा, उन चीज़ों से हमारा परिचय। अगर आप इसका मीनिंग जानना चाहेंगे अक्वाइंटेड विद द नाइट, तो इसका जो लिटरल मीनिंग है वो आएगा अंधेरे से परिचित, यानी जिसके लिए अंधेरा कोई नई चीज़ नहीं है, जिसके लिए अंधेरा कोई अनजान चीज़ नहीं है, जो अंधेरे को भली भांति जानता है। चलिए सबसे पहले नो के बारे में पढ़िए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आप जब तक लिटरेचर पढ़ेंगे अभी से लेकर के क्लास 10th तक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स आप पढ़ते रहेंगे। पुलित्ज़र प्राइज़, लिटरेचर में जो हाईएस्ट प्राइजेस में से कुछ आता है तो पुलित्ज़र आता है, वो इनको मिला था इंग्लिश लैंग्वेज में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये तो वेरी बिग पोएट, बहुत बड़े पोएट हैं। बहुत कम एज में इनके पिता की डेथ हो गई। ज़्यादातर जो इनकी रचनाएं थीं, ज़्यादातर जो इनके क्रिएशंस थे, दे आर सैड, वो थोड़े उदास हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसी तरह की लिखावट के लिए जाने जाते हैं। अक्वाइंटेड विद द नाइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को इन 1874। यह ध्यान में रखिएगा, 1874 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था। ही बिकेम इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड राइटिंग पोएट्री व्हाइल ही वॉज इन स्कूल। जब वो स्कूल में थे, आप लोगों की उम्र के, तभी से उन्होंने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया था। लिखना पढ़ना मतलब किताबें पढ़ना नहीं, रचनाएं पढ़ना, और लिखना मतलब ऐसे और क्वेश्चन आंसर लिखना नहीं, बल्कि कविताएं लिखना,
इन्होंने शुरू कर दिया था। His first published poem, My Butterfly, appeared in the Independent in 1894। 1874 में इनका जन्म हुआ था। 1894 जब इनकी उम्र केवल 20 साल थी, तब तक इनकी कविताएं द इंडिपेंडेंट, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उसमें छप चुकी थी। तो आप सोचिए कि अगर 20 साल की उम्र में इनकी कविताएं बड़े बड़े अखबारों में छपने लगी थीं, तो इन्होंने लिखना कितना जल्दी शुरू कर दिया होगा। In 1924 he won the Pulitzer Prize, और उसके 30 साल बाद यानी 50 साल की उम्र में इन्होंने पुलित्जर जीत लिया फॉर द बुक न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर नाम की किताब थी। इस किताब के लिए उनको पुलित्जर प्राइज़ दिया गया 1924 में, जब इनकी उम्र केवल 50 साल थी। A poem with notes and grace notes। ये ग्रेस नोट्स और ग्रेस नोट्स क्या है ये मुझे पता नहीं है। कल जब मैं इसका क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि नोट्स और ग्रेस नोट्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर बताऊँगा ही। फ्रॉस्ट डाइड इन 1963। 1963 में इनकी डेथ हो गई। सम ऑफ हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर आफ्टर एप्पल पिकिंग, द रोड नॉट टेकन, होम ब्यूरियल एंड मेंडिंग वॉल। ये उनकी कुछ सबसे ज़्यादा जानी गई, पढ़ी गई पोएम्स में से हैं। रोड नॉट टेकन आपको पढ़ना है, ठीक है। फाइंड, इसमें देखिए, रीड सम ऑफ द वेल नोन पोएम्स रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड एनालाइज हिज राइटिंग स्टाइल्स। कुछ और भी कविताएं देखिए और उनके लिखने का तरीका देखिए। अंडरस्टैंड, द पोएम इज रिटन इन आयम्बिक pentameter. Iambic pentameter is rhythm that the words establish in a line, which is measured in a small group of syllables called feet. Iambic refers to the type of foot that is used. Actually क्या है, iambism की जो बात करें तो iambic एक जो पैरामीटर हम लेकर के चलते हैं, उसमें एक जो पोएम बनता है, उस पोएम में जो कोई एक लाइन है, आप गौर कीजिएगा कि जब पोएम्स को पढ़ते हैं ना हम, तो कविताएं जो हैं वो गानों के जैसी लगती हैं। कविताओं को गाया जा सकता है, स्टोरीज़ को नहीं गा सकते हैं आप। तो ये जो इनको गाया जा सकता है, होते तो वर्ड्स ही हैं, कोई दूसरी चीज़ तो हम लिखते नहीं हैं, वही शब्द लिखे रहते हैं जो स्टोरी में लोग लिखते हैं। लेकिन क्या है, उनको लिखने में जो सिलेबल्स होते हैं, ठीक है, सिलेबल, जैसे कि आप कोई वर्ड बोलते हैं तो कहाँ कहाँ सिलेबल चेंज होता है, जो बोलने का एक तरीका होता है, कहाँ कहाँ चेंज होता है, पोएट्स उसको ऐसे यूज़ करते हैं, तभी एक पोएम गाने के जैसा आपको फील देता है, ठीक है। तो अलग अलग स्टाइल होते हैं, उसमें एक आयम्बिक पैरामीटर भी है, ठीक है। धीरे धीरे आप और इसको जानेंगे, थोड़े से बड़े होइए। Which in English is an unstressed syllable followed by a stressed syllable, ठीक है। अब देखिए unstressed syllable क्या होगा और stressed syllable क्या होगा। सपोज कि हम कहते हैं नॉट, ठीक है, या हम कहते हैं आफ्टरनून। आफ्टरनून में ट और नून का पहला वाला न, इनमें फ़र्क है। आफ्टरनून कहते हैं तो ट आता है तेज़, और उसका अगला जो न है, नून का जो नू वाला जो न है, वो बहुत अननोटिस्ड सा गुजर जाता है, आफ्टरनून, ठीक है। तो आफ्टर का टी मजबूत रहता है, एन थोड़ा अनस्ट्रेस्ड है, टी स्ट्रेस्ड है। जैसे एक वर्ड समझिए और इजी, ग्रेव। ग्रेव में जो ग्र हम बोलते हैं, जी आर, ग्रेव में, तो जी आर जो है वो स्ट्रेस्ड है, और बाद का जो वी है, ग्रेव,
तो वी एक्चुअली बहुत साइलेंट चला जाता है। जैसे हम वेरी बोलते हैं, तो वेरी में जो व हम बोलते हैं वो ग्रेव का व है, इसमें फ़र्क है। आप बोल के देखिए वेरी, वो बड़ा इसमें लाउड साउंड करेगा, लेकिन ग्रेव इसमें जो व है ये ऑलमोस्ट साइलेंट रह जाता है, हम सुनते भी नहीं हैं। ग्रेव, ठीक है, हम व ग्रेव ऐसा हम नहीं बोलते हैं, हम कैसे बोलते हैं? ग्रेव, ग्रेव ऐसा हम नहीं बोलते हैं। ओके, तो ग्र जो हम बोले स्ट्रेस्ड है, और ग्रेव का जो व है वो अनस्ट्रेस्ड है। विक्ट्री, यहाँ पे व स्ट्रेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोट्स होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा, उसके बाद एक स्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा। ये इसका आयम्बिक पैरामीटर है, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे क्लास में आएंगे आप इसको और अच्छे से समझेंगे, और फेस टू फेस में शायद ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। लिख लिख के बताऊँगा ना तो आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। लेकिन आप इन वर्ड्स को बोल करके देखिएगा, ठीक है। वेरी और ग्रेव दोनों के वी का कंपैरिजन कीजिएगा कि ग्रेव में वी कैसा सुनाई पड़ता है और वेरी का वी कैसा सुनाई पड़ता है, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज बिलीव्ड टू बी द मास्टर ऑफ ऑल पोएटिक फॉर्म्स। जितने भी पोएम के फॉर्म्स होते हैं, वो बैलार्ड हो सकता है, वो सोनेट हो सकता है। अभी जो हम पढ़ेंगे वो एक सोनेट है, 14 लाइन का है, ठीक है। बैलार्ड्स हो सकते हैं, सोनेट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ फॉर्म्स आर देयर, एंड ही इज़ द मास्टर ऑफ ईच एंड एवरी फॉर्म इन विच अ पोएम कैन बी रिटन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हर एक के मास्टर माने गए। Many of his poems have specific rhyme scheme. इनके rhyme scheme भी बड़े अलग होते थे। While some are written in blank verses, कुछ जो होते थे वो blank verse में लिखा जाता था। Blank verse कहने का मतलब कि उसमें कोई rhyme scheme होता ही नहीं था, ठीक है, जिसको हिंदी में हम तुकबंदी कहते हैं। कविताओं को आप देखिएगा तो जो आखिरी वर्ड्स होते हैं लाइन के वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक देखते हैं इसमें कोई है कि नहीं। हाँ, इस पोएम को देखिए, पेज पलटिए और पोएम खोलिए। पहले लाइन का जो आखिरी वर्ड है वो है नाइट, उसके बाद है रेन, फिर है लाइट, फिर है लेन। नाइट, रेन, लाइट, लेन। नाइट के जैसा लाइट और रेन के जैसा लेन, ठीक है। बीट, एक्सप्लेन और फीड। तो नाइट, रेन, लाइट, लेन, बीट, एक्सप्लेन, फीड। बीट को फिर फीड के साथ राइम कराए, और रेन, लेन, एक्सप्लेन ये पूरा एक साथ चला, ठीक है। फिर वो क्राई से चेंज कर देते हैं। जनरली जब राइम स्कीम हम करते हैं ना तो इवन नंबर्स में आता है। राइम स्कीम जब हम करेंगे तो राइमिंग इवन में आती है। इनका राइमिंग यहाँ पे ऑड में गया है। जैसे 3 लाइन, 3 6 लाइन, और फीड जो कि 7वें लाइन का आखिरी वर्ड है, ठीक है। देखिए, नाइट, रेन, लाइट, लेन, बीट, एक्सप्लेन, फीड, ये 7वां लाइन है। यहाँ तक राइम करा करके 8वीं लाइन क्राई से शुरू कर देते हैं। इनका क्या रहा? सोनेट है, 14 लाइन का है, 7 एक तरह का राइमिंग किए और 8वां से दूसरा कर दिए, ठीक है। तो बहुत सारा ब्लैंक वर्स में भी देखते थे। ब्लैंक वर्स में होता है कि कोई भी राइम स्कीम होता ही नहीं है, वो फ्री वर्स भी कहते हैं उसको, उसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती है। जैसे ये जो हमने एक पढ़ा था ओल्ड मैन ट्रैवलिंग, मुझे लगता है ये फ्री वर्स में ही था। निकालिए, देखिए इसको। बर्ड्स नॉट, स्टेप, लिम, स्पीक, मूव्स, सबड्यूड, whom, given, doth, which, ये फ्री वर्स था जो। और अगर ये फ्री वर्स है तो मैंने आपको ज़रूर बताया होगा। ओल्ड मैन ट्रैवलिंग ये ब्लैंक वर्स या फ्री वर्स में लिखा गया था, लेकिन अक्वाइंटेड विद द नाइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई ये पोएम, इसमें एक राइम स्कीम आपको मिलेगी, ठीक है। ए बी ए बी ए बी ए, ये इसका राइम स्कीम आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं।
There is usually a connection between what the poem is about and what form Frost chooses to use. जब आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़िएगा तो आप देखेंगे कि एक कनेक्शन रहता है पोएम किस बारे में है उसमें, और फ्रॉस्ट क्या चुनते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसमें। जैसे ये पोएम उदासी के बारे में है तो उन्होंने नाइट को चुना है, ठीक है। और देखिए खूबसूरती किसको बोलते हैं, उदासी, अकेलापन, ठीक है। उदासी होता है, अब लोगों के साथ मिलकर तो हम उदास नहीं होते हैं। जब हम उदास जब हम उदास होते हैं तो हम अकेले होते हैं, ठीक है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम का नाम क्या डालते हैं, अक्वाइंटेड। कितना आयरॉनी है इसमें, एकदम ऑपोजिट है। बात अकेलेपन की कर रहे हैं और कनेक्शन एक ऑपोजिट लेकर के चलते हैं जान पहचान की, ठीक है, कि रात्रि से परिचित, ठीक है। परिचित है लेकिन उदास है, ठीक है। जब हम परिचितों के साथ होते हैं तो हम उदास नहीं होते हैं। तो पोएम्स ऐसे ही लिखे जाते हैं, पोइट्स इसी मिजाज के लोग होते हैं, वो अलग किस्म के लोग होते हैं, दे आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। और ये खूबसूरती है, जब आप इन चीज़ों को देखेंगे, महसूस करेंगे, देन यू विल फाइंड द ब्यूटी इन द पोएम, ओके। Acquainted with the night has a cyclic rhythm, जो रिदम इसका है वो साइक्लिक है, लौट करके आता है, एक साइकिल में चलता है, विच में सिम्बलाइज द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। और यहाँ पे देखिए रिदम इसका साइक्लिक है और दिन और रात दोनों इन्होंने लिया है। वो अभी मून वगैरह के बारे में ये बताएंगे, जिसमें कि ये दिन और रात का जो साइकिल है उससे ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पोएम को शुरू करते हैं। I have been one acquainted with the night. I have walked out in rain, back in rain. I have outwalked the furthest city light. इसको पहला जो स्टैंजा है, 3 लाइन्स हैं इसमें, देखिए इसको। I have been one acquainted with the night. One का मतलब है one of the, ठीक है। जैसे हम कहते हैं मैं वो हूँ, इसका मतलब और भी हैं, ठीक है, और मैं उनमें से एक हूँ, ओके। आई हैव बीन वन अक्वाइंटेड विद द नाइट, ठीक है, मैं वो हूँ जो रात्रि से परिचित है। कहने का मतलब कि और भी हैं, मैं भी उनमें से ही हूँ। आई हैव वॉक्ड आउट इन रेन, रात को बारिश में मैं बाहर निकला हूँ, एंड बैक इन रेन, और बारिश में ही लौटा भी हूँ। I have outwalked the farthest city light. शहर में जो आखिरी वो लाइट है, मैं उसके भी पार जा चुका हूँ, मैं उसके भी पार जा चुका हूँ। अब फिर से देखते हैं। I have been one acquainted with the night. मैं वो हूँ जो रात्रि से परिचित है। I have walked out in rain. मैं बाहर बारिश में निकला हूँ। कहने का मतलब I have walked out in rain. बारिश से मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं बारिश में बाहर निकलता हूँ। And back in rain. और बारिश से वापस लौटा भी हूँ, यानी मेरे लिए अंधेरा और ये बारिश। और आप समझिए कि बारिश को भी जो है ह्यूमन इमोशन 2 तरह से जोड़ा गया है। बारिश को खुशी से भी जोड़ा जाता है, ठीक है। जब हम कहते हैं कि तप्त धरती पर, जब धरती बहुत ओवरहीटेड होती है और बारिश की बूंदें उस पर गिरती हैं, तो वो संतुष्टि, जो सेटिस्फैक्शन है प्यास के बुझने की, वो भी बताता है। बट एट द सेम टाइम बारिश की जो बूंदें हैं वो इंसान के आंसुओं से भी उसको कनेक्ट की जाती है। तो यहाँ चूँकि सौरो है थीम पोएम का, तो हम उसको इंसान के आंसुओं से ही हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि एक तो रात, दूसरा कि बारिश यानी रोती हुई रात, ठीक है, उसमें बाहर निकलना, उसके साथ रहना, मैं इन सब से परिचित हूँ। आई हैव आउटवॉक्ड द फारेस्ट सिटी लाइट, और मैं जो शहर का जो आखिरी किनारा है उसके पार भी जा चुका हूँ।
और अगर वो लाइट है तो उस लाइट के पार गया हूँ तो उसके बाद भी अंधेरा ही होगा। चौथा लाइन देखिए, आई हैव लुक्ड डाउन द सैडेस्ट सिटी लेन, मैं उन गलियों में घूमा हूँ जो बहुत उदास है। अब देखिए सैडेस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि इमोशन अपने चरम पर हैं, अधिकतम पर हैं, अधिक ही हैं। और ये देखिएगा ये ऐसे ही नहीं है, सैडेस्ट भी है, अभी अभी आपने फारदेस्ट देखा, तो सुपरलेटिव्स को ही ये यूज़ करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि इमोशंस आर स्ट्रॉन्ग, जो भावनाएं हैं वो तेज़ हैं, ठीक है, और कम होती हुई दिख भी नहीं रही हैं। आई हैव लुक्ड डाउन द सैडेस्ट सिटी लेन, ठीक है, उदास गलियों में मैं घूमा हूँ, ठीक है। एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब फिगर ऑफ स्पीच आप पढ़िएगा, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आप देखेंगे जो एनिमेटेड चीज़ें हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, उनकी क्वालिटीज़ अनएनिमेटेड यानी मृत चीज़ों में, या वो चीज़ें जो लाइव लिविंग नहीं हैं,